अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है टू बॉडी कोलिजन्स। इसमें हम देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन केस और फिर इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन केस। तो सबसे पहले तो हमें कोलिजन्स को समझना होगा। तो जनाब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं टू बॉडी कोलिजन्स। अब जो ये कोलिजन की टर्म है, इससे क्या हमें समझ आता है कि एक इवेंट है जिसमें दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो आपका मतलब इंटरेक्शन का मतलब वो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो इसको हम कोलिजन के तौर पे देखते हैं। कोलिजन को जब पढ़ा जाता है तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एनर्जी दोनों के तहत इसे समझा जाता है। तो जनाब आपके पास अब इसका मतलब जब मुझे कोलिजन को देखना है तो मुझे मोमेंटम को भी समझना पड़ेगा, मुझे एनर्जी को भी समझना पड़ेगा, उसकी कंजर्वेशन को। तो सबसे पहले मोमेंटम और कोलिजन्स को देखते हैं जनाब। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम पढ़ा। हमने पढ़ा कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आता। तो जनाब अब क्या है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो आपके पास बहुत वीक है, तो किसके लिहाज से, उन फोर्सेस के लिहाज से जो दो पार्टिकल ने खुद एक दूसरे पे लगाई, तो हम ऐसी कोलिजन या ऐसे सिस्टम को क्या मानेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। जो कि अब हो मतलब क्या इस बात का कि भाई आपने दो बॉडी ने टकराना है, इसका मतलब उन दोनों ने एक दूसरे पे क्या लगानी है, फोर्स। हो सकता है कि बाहर से भी कोई फोर्स लग रही हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही हो। तो अब उन दो ऑब्जेक्ट्स का जो टकराव है वो उसके लिहाज से ज्यादा होगा और एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, वीकर होगी। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या मानेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि हमारी कोलिजन के अंदर जो सिग्निफिकेंट फोर्सेस होंगी, यानी जो नुमाया फोर्सेस होंगी, वो इंटरनल होंगी, यानी जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होंगे फोर्सेस, और हम न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक मानेंगे जो इक्वल और अपोजिट होगा, तो हम कहेंगे कि मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। ठीक होगी बात। तो अगर हम इसको थ्योरम के लिहाज से देखें तो टकराव से पहले का मोमेंटम वो बराबर होना चाहिए किस चीज के, टकराव के बाद के मोमेंटम से। तो इसे आप ऐसे समझ लें, m1 एक मैस है, m2 दूसरा मैस है। टक्कर खाने से पहले m1 की वेलोसिटी v1 थी, टक्कर खाने से पहले m2 की वेलोसिटी v2 थी। तो टोटल मोमेंटम, आपने एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम नहीं देखना, आपने टोटल मोमेंटम देखना है। और m1 v1 प्राइम टक्कर खाने के बाद m1 का मोमेंटम, m2 v2 प्राइम टक्कर खाने के बाद m2 का मोमेंटम। तो जनाब टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो आपके पास ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसका मतलब टोटल मोमेंटम कंजर्व है। अच्छा, तो अब हमने एनर्जी को देखना है, क्योंकि हमने पढ़ा कि कोलिजन्स को किसके तहत पढ़ा जाता है, मोमेंटम और एनर्जी के तहत। तो अब एनर्जी और कोलिजन को देखेंगे। तो आपके पास अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, कंजर्वेटिव याद है ना, ऐसी फोर्सेस जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो आपके पास अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं जो बॉडीज लगा के दरमियान में है, तो कोई एनर्जी जाया नहीं होगी, ना कोई एनर्जी गेन होगी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा। इस बुनियाद पे कि आया एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं रहती है, हम कोलिजन को क्लासिफाइड करते हैं। और क्लासिफाइड सिर्फ और सिर्फ किस एनर्जी के सर पे करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के सर पे। क्या मतलब कि अब इस चीज को देखेंगे कि कोलिजन कितनी तरह की होती है, क्या उसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या किरदार होता है। इस बुनियाद पे दो तरह की कोलिजन आती है, वन इज इलास्टिक कोलिजन, सेकंड वन इज इनइलास्टिक कोलिजन। तो जनाब अब सबसे पहले हम इलास्टिक कोलिजन को देखते हैं। अब आप एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन उसे कहेंगे जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। क्या मतलब कि टक्कर खाने से पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, टक्कर खाने के बाद की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी हो। टक्कर खाने से पहले मोमेंटम जितना था, टक्कर खाने के बाद का मोमेंटम भी उतना हो। अब जब टकराव होता है तो जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो शिफ्ट हो जाती है थोड़ी सी, किसमें, पोटेंशियल में।
वो बाद में रिकवर हो जाती है किस तौर पे, काइनेटिक एनर्जी के तौर पे। तो आपके पास एटॉमिक और न्यूक्लियर सिस्टम में इलास्टिकुलेशन हम मान लेते हैं कि मोस्टली कॉमन फिनोमेना है वहां पे। इन इलास्टिकुलेशन को क्या हम देखेंगे, ऐसी इन इलास्टिकुलेशन जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो, जबकि टोटल मोमेंटम आपके पास फिर भी क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी मोमेंटम कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व नहीं। और एनर्जी भी कौन सी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी की बुनियाद पे आप फैसला कर रहे हैं कि टक्कर खाने से पहले काइनेटिक कुछ और थी, टक्कर खाने के बाद काइनेटिक कुछ और है। तो इसका मतलब जब टकराव होता है, हीट पैदा होती है, साउंड आती है, तो एनर्जी वापस काइनेटिक में नहीं आ पाती, तो इसका रिकवर नहीं हो पाती। इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी टक्कर खाने के बाद कम हो गई, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट ना रही, कंजर्व ना रही। तो इस ऐसी कुलयन को हम क्या नाम देते हैं, इनइलास्टिक कुलयन। ओके, अब इनइलास्टिक कुलयन की एक खास बात देखनी है कि आमतौर पे इनइलास्टिक कुलयन में जो दो बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ स्टक कर जाती हैं। तो ऐसी कुलयन को मोस्टली हम किस तौर पे देख रहे होते हैं, इनइलास्टिक कुलयन के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है जनाब, तो अब शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला हिस्सा है हमारे आज के लेक्चर का, इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन। ठीक है जनाब, तो एक हेडिंग है हमारे पास, हेड ऑन कुलयन। क्या मतलब कि जब आप बॉडी के कुलयन को देखो और जो टकराने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हो, टक्कर खाने से पहले और टक्कर खाने के बाद, तो ऐसी कुलयन को क्या नाम दोगे, हेड ऑन कुलयन। यानी वो एक लाइन पे चल रहे थे, जैसे दो गाड़ियां सड़क पे चल रही हो, चलते चलते वो टक्कर मारे मगर वो उसी तरह सीधी ही चलती जाएं, तो ऐसी कुलयन को क्या नाम दोगे, हेड ऑन कुलयन का नाम दोगे। तो जनाब अब आपने एक हेड ऑन कुलयन यहाँ पे देख रहे हैं, आपको टू स्मूथ बॉल्स दिखाई जा रही हैं, एक का मैस M1, सेकंड वन M2, और देखें दे आर स्मूथ, दे आर नॉन रोटेटिंग। ओके, और आपके पास M1 की जो वेलोसिटी है V1 है, जबकि M2 की वेलोसिटी क्या है, V2 है। और दोनों आपको कैसी डायरेक्शन में दिख रही हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही हैं। अब यहाँ पे टक्कर हुई, टक्कर खाने के बाद क्या हुआ, फिर भी वो सीधा ही चलते रहे, स्ट्रेट ही चलते रहे आपके पास, और इसमें कोई रोटेशन नहीं आई। ठीक है, तो अब टक्कर खाने के बाद की वेलोसिटियां देखो, M1 की वेलोसिटी क्या होगी, V1 प्राइम, M2 की वेलोसिटी क्या होगी, V2 प्राइम। तो इसका मतलब अब आपके पास M1 की वेलोसिटी में बदलाव आया, M2 की वेलोसिटी में बदलाव आया, मगर उनकी डायरेक्शन नहीं बदली। तो दैट इज हेड ऑन कोलिजन का कंसेप्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो अब आपके पास अगर हम कहें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो हमें पता है कि जो इनिशियल मोमेंटम है टक्कर खाने से पहले, उसे बराबर होना चाहिए किसके, फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, टक्कर खाने के बाद। तो अगर मैं कहूं टोटल मोमेंटम निकालो, आप बोलोगे M1 V1 M2 V2 प्लस कर देंगे तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा बिफोर कोलिजन। तो M1 V1 प्लस M2 V2, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। तो दैट इज आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम इज इक्वलेंट है, बीच में इक्वल का साइन आया हुआ है। तो अगर आप इसमें क्या करो, M1 वाले फैक्टर एक तरफ कर लो, M2 वाला फैक्टर एक तरफ कर लो, तो आप इस तरफ M1 V1 प्राइम जाएगा नेगेटिव में, M2 V2 उस तरफ जाएगा नेगेटिव में। तो अब आप इन दो में से M1 कॉमन ले सकते हो, इसमें से M2 कॉमन ले सकते हो, तो वो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई इस तौर पे। तो ये हमने लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम चूंकि इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं, तो आपके पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है आपकी, कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या मतलब कि टक्कर खाने से पहले की जो काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो बराबर होगी किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। यानी टक्कर खाने से पहले की काइनेटिक और टक्कर खाने के बाद की काइनेटिक बराबर होनी चाहिए। तो 1/2 M1 V1 प्राइम V1 स्क्वायर 1/2 M2 V2 स्क्वायर, यानी टक्कर खाने से पहले की टोटल आपकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वलेंट टक्कर खाने के बाद की टोटल काइनेटिक एनर्जी, V के साथ देखो प्राइम लगा हुआ है आपके पास। तो जनाबे वाला अब अगेन आप क्या कर सकते हो, 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हम दोनों साइड से 1/2 को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया।
अगेन m1 वाला फैक्टर एक तरफ कर लेंगे, m2 वाला फैक्टर दूसरी तरफ कर लेंगे। अब एक तरफ m1 आ चुके हैं, एक तरफ m2 आ चुका है, m1 कॉमन ले लो, m2 कॉमन ले लो। अब आपके पास ये एक तरह से v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, ये डिफरेंट है, ये टक्कर खाने से पहले का है, ये टक्कर खाने के बाद का है। तो अब आपने एक चीज पढ़ी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो सेम फिनोमेना पे अब आप क्या करोगे, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम को एक दफा नेगेटिव के साथ तो एक दफा पॉजिटिव के साथ, सेम यहाँ पे v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर आप लिखोगे एक दफा v2 प्राइम प्लस v2 और एक दफा v2 प्राइम माइनस v2, तो सेम आप कर दिया। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों इक्वेशंस को अब आपने अरेंज करना है, कैसे डिवाइड करना है आपने। तो क्या करोगे, इस 3 नंबर इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे, लेफ्ट साइड को डिवाइड करेगी, राइट साइड को डिवाइड करेगी, तो आपके पास पैटर्न ये आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, कैंसिलेशन m1 से कट जाएगा, तो ये रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा आपका v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल आ जाएगा v2 प्राइम प्लस v2। अब क्या है जनाब, हम अरेंज करेंगे कि टक्कर खाने से पहले वाली चीजें बराबर हैं कि टक्कर खाने वाली बाद की चीजों के। तो हम प्राइम वाले फैक्टर एक तरफ कर लेंगे, सादा फैक्टर एक तरफ कर लेंगे, तो v1 माइनस v2 बराबर आ जाएगा v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम के। अब आप देखो v1 माइनस v2 है, यहाँ पे v2 माइनस v1 है, अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो आप क्या लिख पाओगे, v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, नेगेटिव कॉमन लिया हमने, तो अब आपके पास ये टर्म क्या बताती है, बिफोर कोलिजन, दैट इज v1 माइनस v2, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज फैक्टर कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि आपके पास फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी रिलेटिव टू द सेकंड कितनी है, यानी हर गुजरते सेकंड वो उसके कितना करीब हो रही है। दैट इज कॉल्ड आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। व्हाई सेपरेशन, नेगेटिव साइन, पहले वो अप्रोच कर रहे थे, अब वो सेपरेट होंगे टक्कर खाने के बाद, दैट्स द नेगेटिव साइन मीनिंग। तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्विवेलेंट है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेगेटिव साइन हमें यह बताएगा कि आपके पास जो वेलोसिटीज हैं, जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो सेम मैग्नीट्यूड की हैं, मगर रिवर्स हो जाती हैं कोलिजन के बाद, यानी पहले दोनों ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरे के करीब जा रहा था, टक्कर खाने के बाद वो एक दूसरे से दूर जाएगा। तो दैट इज द मीनिंग। तो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्विवेलेंट है किसके, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव, यानी आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। ठीक है जनाब, तो अब आपने इक्वेशन नंबर 5 को ले लिया है, अब आपने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दोबारा से इक्वेशन 5 हम यूज करेंगे। हम क्या करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं v1 प्राइम की कीमत कितनी है, हम देखना चाहते हैं v2 प्राइम की कीमत कितनी है। तो यहां से हम इसे अरेंज कर लेते हैं, तो मुझे v2 प्राइम एक तरफ छोड़ दिया और v1 दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हम इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अप्लाई कर देते हैं, तो v2 प्राइम की वैल्यू इस जगह पे प्लेस की जा सकती है। इक्वेशन नंबर 6 को हम इक्वेशन नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अप्लाई कर देते हैं, तो ये v2 की वैल्यू जब यहाँ पे आ जाएगी, इसके अंदर प्लेस हो जाएगी, तो इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी, v2 की जगह ये सारी वैल्यू रख दी गई यहाँ पे इस तरह पे। अब आप इसे अरेंज कर सकते हो, m2 इनसाइड मल्टीप्लाई कर देगा तो ये फैक्टर बन जाएंगे। अब आप देखो पूरी इक्वेशन में टक्कर खाने के बाद वाला फैक्टर कौन सा है, m1 v1 प्राइम और m2 v1 प्राइम। अब बाकी सारे फैक्टर दूसरी तरफ ले जाओ, v1 प्राइम इस तरह वाले फैक्टर इस तरफ छोड़ देते हैं, बाकी ये दोनों फैक्टर दूसरी तरफ चले जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें से v1 प्राइम कॉमन ले सकते हो, इसमें से क्या देख सकते हो m1 माइनस m2 और इसमें से v1 कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास ये 2m2 v2 आ जाएगा। देन v1 प्राइम अकेला चाहिए तो m1 m2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो उसने दूसरी तरफ जाके डिवाइड किया, m1 प्लस m2 इस वाले फैक्टर को भी डिवाइड करेगा और प्लस 2m2 v2 को भी डिवाइड करेगा, तो दोनों को अलग अलग करके लिख दिया हमने। तो दैट्स द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ v1 प्राइम टक्कर खाने के बाद की वेलोसिटी मास 1 की।
तो इस तरीके से निकाली जा सकती है। अब इसी तरह अगर V2 प्राइम अगर आपने V2 प्राइम निकालना है तो अगेन दोबारा हम इक्वेशन नंबर 5 को सोचते हैं। तो यहाँ पे हम V1 प्राइम की वैल्यू बना लेते हैं। लास्ट केस में किसकी वैल्यू बनाई थी? V2 प्राइम की वैल्यू प्लेस की थी इस जगह पे। तो अब क्या है, अब आपने V1 प्राइम की वैल्यू उसी तरह इक्वेशन नंबर 5 आपने प्लेस करनी है उसमें। तो अब आपके पास 7 नंबर इक्वेशन आपने इक्वेशन नंबर 1 यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लगा दी। तो V1 प्राइम इस जगह पे प्लेस हो जाएगा। तो आपके पास ये फैक्टर इस तौर पे आ जाएगा। आपने V1 प्राइम की वैल्यू लगा दी, अगेन उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास V2 प्राइम आ गया। तो अब आपने V1 प्राइम निकाला, V2 प्राइम निकाला, तो वो किस लैंग्वेज में आ रहा है? M1, M2, V1 और V2। यानी हमने टक्कर खाने के बाद की वेलोसिटियां निकाली। किन चीजों से? टक्कर खाने के पहले वाली चीजों से। तो आपने M1, M2, V1, V2 टक्कर खाने से पहले वाले फैक्टर इस्तेमाल करते हुए टक्कर खाने के बाद वाली वेलोसिटियां निकालनी। तो V1 प्राइम भी है, V2 प्राइम भी है। अब हम इसके कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर इन दोनों टूल्स में M1 बराबर हो जाए M2 के, यानी दो सिमिलर मैसेज एक दूसरे से टकराव कर रहे हैं, इक्वल मैसेज, तो जनाब क्या होगा कि आपके पास V1 प्राइम V2 प्राइम कितना आएगा? तो आप वैल्यूज प्लेस कर दो तो आपको पता चलेगा कि V1 प्राइम V2 के बराबर आ जाएगा, V2 प्राइम V1 के बराबर आ जाएगा। यानी M1 की वेलोसिटी क्या थी? V1। अब टक्कर खाने के बाद वो वेलोसिटी किसके पास है? M2 के पास है। तो जनाब इसी तरीके से आपने देखा कि जब मैसेज इक्विवेलेंट होते हैं तो वो अपनी वेलोसिटीज क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं। अगेन केस 2 में अगर हम देखें कि M1 बराबर है M2 के, जबकि V2 0 है, एक एडिशनल फैक्टर बीच में ले लिया, तो अब क्या होगा? तो अगेन हम V1 प्राइम और V2 प्राइम की वैल्यूज लगाएंगे तो पता चलेगा V1 प्राइम 0 आ गया है, V2 प्राइम V1 के बराबर आ गया है। इसका मतलब M1 की वेलोसिटी V1 थी, M2 की वेलोसिटी 0 थी। तो टक्कर खाने और उनके मैसेज आपस में इक्विवेलेंट थे। तो टक्कर खाने के बाद M1 की वेलोसिटी देखो क्या हो गई? 0 हो गई। और M2 की वेलोसिटी क्या होगी? V1 हो गई। मीन अभी भी वेलोसिटियां इंटरचेंज हुई हैं। M1 ने M2 वाली वेलोसिटी ले ली और M2 ने M1 वाली वेलोसिटी ले ली। तो आपके पास जब मैसेज सेम होते हैं, मैसेज इक्विवेलेंट होते हैं, तो आप टकराव में वेलोसिटियां क्या हो जाती हैं? इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक होगी बात? अगर हम कहें कि M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, यानी M1 जिसने टक्कर मारनी है वो बड़ा है, जबकि M2 आपके पास रेस्ट पे है, V2 0 है। तो टक्कर हल्की चीज जब टक्कर मारेगी तो टक्कर मार के वापस आ जाएगी, जबकि भारी चीज हिलेगी भी नहीं। तो यही रिजल्ट आपको इन इक्वेशनों से मिलेगा जब आप इसमें वैल्यूज प्लेस करेंगे। क्या वैल्यूज प्लेस करेंगे? हम कहेंगे कि आपके पास V2 तो 0 है ही है। अब M1 इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। हम क्या मान लेते हैं? 0। तो ये वैल्यूज आप प्लेस करोगे इसके अंदर इक्वेशन V1 प्राइम और V2 प्राइम में, तो आपको पता चलेगा कि V1 प्राइम बराबर है -V1 के और V2 प्राइम बराबर है 0 के। क्या मतलब कि हल्के मैस की वेलोसिटी रही उतनी ही, मगर उसने अपनी सिमत चेंज कर ली। ठीक होगी बात? जबकि हैवियर मैस पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे था। तो आपके पास ये रिजल्ट याद रखना है, व्हेन लाइटर ऑब्जेक्ट हिट द हैवियर, तो लाइटर रिवर्स हो जाता है, जबकि हैवियर के में कोई चेंज नहीं आता। जैसे आप देखो स्क्वैश की बॉल है, तो आप बॉल का आप स्क्वैश की बॉल में बॉल इंतहाई कम वजन की है, तो वो टक्कर खा के वापस आ जाती है। दीवार जिससे टक्कर खाती है वो हमेशा क्या रहती है? स्टेशनरी रहती है। तो ये उसका केस आ जाएगा। फिर आपके पास केस नंबर 4 है। अगर हम के M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 और V2 0 है, तो आप बोलोगे कि M1 बहुत बड़ा है, इसने M2 को टक्कर मारनी है। और आपके पास क्या सिचुएशन आएगी? और आप M2 को आप क्या सोचोगे? निग्लेक्ट करोगे, वेरी स्मॉल, जस्ट लाइक अ केस जैसे एक ट्रेन किसी बाइक को हिट करती है। अगर ट्रेन का मैस इतना ज्यादा है, बाइक अगर रेस्ट पे है उसके सामने, तो आप देखोगे ट्रेन की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। M1 V1 और टक्कर खाने के बाद भी उसी वेलोसिटी से V1 नहीं रहा, जबकि वो जो मोटरसाइकिल जिसका मैस M2 था, जिसकी वेलोसिटी 0 थी, वो टक्कर लगने के बाद तकरीबन डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। किसकी?
आपके पास m1 की, यानी अगर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से आ रही थी तो मोटरसाइकिल को जब टक्कर मारेगी तो मोटरसाइकिल तकरीबन तकरीबन 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगा आगे। तो ये लाइटर मैस अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट ले लेता है। तो जनाब ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मामला था। अब हम देखते हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। अब जनाब फर्क क्या है वन डायमेंशन और टू डायमेंशन? आपने क्लोज पढ़ा हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब था कि टक्कर खाने के बाद भी उसी रास्ते पे चलते रहे। जब अगर आपके पास हम कहें कि दो बॉडीज टकराएं और वो मुख्तलिफ सिमतों में जाएं, और वो हम कहेंगे कि अब आपके पास जाहिर है मुख्तलिफ सिमतों का मतलब अब उनके पाथ एक से ज्यादा यानी डाइवर्ट हो गए, एक एक्सिस पे नहीं रहा, तो वो टू डायमेंशन का केस हम समझ लेते हैं। तो हम इसमें इंपल्स को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उनकी क्या मालूम कर सकें, डायरेक्शन मालूम कर सकें। तो इसका मतलब अब कोलिजन हेड ऑन नहीं है, यानी कि हेड ऑन होती तो वही एक्सिस रहता आपके पास। तो इसका मतलब अब आप सीधा एक ही एक्सिस पे नहीं चल रहे, टक्कर खाने के बाद आप दाएं बाएं हो जाएंगे। तो आपके पास इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। जैसे अगर कोलिजन चाहे टू डायमेंशन है चाहे थ्री डायमेंशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने लगना ही लगना है जैसे वो वन डायमेंशन में लगता है, मगर शर्त एक है कि नेट फोर्स सिस्टम पे कितनी हो, जीरो हो हर डायमेंशन के अंदर। जैसे कंजर्वेशन का है कि आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स कितनी होनी चाहिए सिस्टम पे, जीरो होनी चाहिए। तो आपके पास जैसे हम देखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स में लाइट के बिहेवियर में उनकी इंटरेक्शन जो होती हैं, इसमें आपके पास कोलिजन टू डायमेंशन का केस आता है। अच्छा जी, अब इस टू डायमेंशन के केस को समझना कैसे है? हम कहेंगे कि चूंकि कंजर्वेशन तो लगनी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम अब जैसे टक्कर खाने का मुख्तलिफ हिस्सों में चला गया। जैसे लेट से ये केस देख लेते हैं, आप एक फिग देख रहे हो, m1 आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसने हिट किया किसको, m2 को, m2 इस तरफ चला गया, उसकी वेलोसिटी होगी v2 प्राइम, और खुद m1 इस तरफ आ गया, उसकी वेलोसिटी होगी v1 प्राइम। तो इसका मतलब जो अब आपके पास वेलोसिटी है v1 और v2, ना ये x एक्सिस की जानिब है ना ये y एक्सिस की जानिब है, इन बिटवीन जा रहा है कहीं। तो इसका मतलब अब इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे हमें ताकि हमें पता चल सके। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट बन सकते हैं? जैसे यहां पे देख सकते हैं दो कंपोनेंट, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। इसी तरह आपके पास जो m1 वाली वेलोसिटी है उसकी फाइनल वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट बन सकते हैं? दो कंपोनेंट बन सकते हैं। तो इस तरह कितनी क्वांटिटीज आ गई आपके पास? एक तरह से चार अनकाउंट क्वांटिटीज आ गई, ताकि वेलोसिटीज इन टर्म ऑफ आप उनकी वेलोसिटी देख सको। ओके, अब अगर मैं मोमेंटम की जुबान में देखूं तो मोमेंटम आप शुरू का मोमेंटम देखोगे, बाद का मोमेंटम देखोगे। अब जो आपके पास मोमेंटम है वो दो एक्सिस पे शिफ्ट हो गया है, इसका ना मुझे दो अलग अलग इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। तो कितनी इक्वेशंस आ जाएंगी मेरे पास मोमेंटम की? दो, यानी एक्स एक्सिस का मोमेंटम अलग कंजर्वेशन लगाऊंगा और वाई एक्सिस के मोमेंटम पे अलग कंजर्वेशन लगाऊंगा। ठीक होगी बात? फिर चूंकि हम इलास्टिक कोलिजन देख रहे हैं और इलास्टिक कोलिजन किस में देख रहे हैं, टू डायमेंशन में, तो एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए। तो एक इक्वेशन किसकी बन जाएगी? एनर्जी की। अब इसमें मेरे पास टोटल इक्वेशनें कितनी हो गई? मोमेंटम की वजह से कितनी इक्वेशनें बनेंगी? दो। एनर्जी की वजह से कितनी बनेगी? एक। तो अब आपके पास टोटल इक्वेशंस कितनी आ जाएंगी? तीन इक्वेशंस आ जाएंगी, जिसमें चार फैक्टर अननोन होंगे। अगर कोई पूछे चार फैक्टर कौन से अननोन होंगे, आप बोलोगे एम v1f यानी मैस 1 की फाइनल वेलोसिटी, आप बोलोगे मैस 2 की फाइनल वेलोसिटी यानी v2f नहीं पता होगा, फिर आपको थीटा भी मालूम नहीं होगा, आपको फाई भी मालूम नहीं होगा। चार चीजें देखा कौन सी थी? वो आपकी थी v1f, v2f, थीटा एंड फाई। ये चार फैक्टर मालूम करेंगे तो हम इस इक्वेशन को, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन को। तो जनाब इक्वेशन अगर मैं बनाऊं, अगर आप जहां से देख सकते हैं m1 इंसिडेंट पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी आपको नजर आ रही है v1 है, और वो किस सिमत में जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। m2 आपको नजर आ रहा है जो कि टारगेट पार्टिकल है और जिसे हमने किस में अज्यूम किया हुआ है? रेस्ट पे अज्यूम किया हुआ है। फिर आपके पास v1 क्या है? वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ मास 1,
जो कि क्या बना रही है, थीटा बना रही है, किसके साथ, ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ। इसी तरह V2F क्या है, वो आपकी वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन मास 2 की, और आपके पास वो फाई एंगल बना रही है किसके साथ, ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ। तो जनाब अब यहां से शुरू करते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखनी है अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप कहोगे एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम है वो देखो। अगर आप शुरू में देखें तो क्या आपको M1 V1 आपको नजर आ रहा है इनिशियल, तो ये एक्स एक्सिस पे है। अब यहाँ पे टक्कर खाने के बाद देखो, तो टक्कर खाने के बाद वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट V1F cos थीटा और V2F cos थीटा भी एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि शुरू का मोमेंटम बाद के मोमेंटम के बराबर होगा? तो शुरू में तो M1 V1 आई था, बराबर आ जाएगा किस चीज के, M1 V1 F cos थीटा, M2 V2 F cos थीटा। यानी आपने टक्कर खाने के बाद जो वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे थे, उनका टोटल मोमेंटम आपने देख लिया एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक होगी बात। अब मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखना है अलोंग वाई एक्सिस। तो अब आप तस्वीर देखो, क्या आपको शुरू में कोई चीज वाई एक्सिस पे दिखाई दे रही है? कोई भी चीज वाई एक्सिस पे नहीं जा रही है, तो टोटली अलोंग है किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब आपके पास शुरू का मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। अब जरा तस्वीर में देखते हैं वाई एक्सिस में और क्या है। तो वाई एक्सिस में एक कंपोनेंट इधर अपवर्ड है, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड है। यानी M1 जो नीचे की जानिब जा रहा था, उसका एक कंपोनेंट V1F sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, जबकि V2F sin फाई अपवर्ड डायरेक्टेड है। तो इसका मतलब चूंकि मोमेंटम वेक्टर है, एक डाउनवर्ड कंपोनेंट वेलोसिटी, एक अपवर्ड कंपोनेंट वेलोसिटी, तो आप कहोगे माइनस साइन माइनस M1 V1 F sin थीटा, वाई नेगेटिव बिकॉज अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये पॉजिटिव क्योंकि अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो आप लिखोगे M2 V2F sin थीटा sin फाई। तो इक्वेशन 1 आ गई। अब मोमेंटम की कितनी इक्वेशनें बन गई, दो इक्वेशनें बन गई, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी चूंकि हम इलास्टिक केस देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। यानी शुरू की काइनेटिक और बाद की काइनेटिक बराबर होनी चाहिए, टक्कर खाने से पहले की, टक्कर खाने के बाद की। तो क्या M1 V1 स्क्वायर टक्कर खाने से पहले की काइनेटिक है, 1/2 M1 V1 F स्क्वायर टक्कर खाने के बाद मैस 1 की काइनेटिक, 1/2 M2 V2 स्क्वायर फाइनल यानी मैस 2 की आपकी काइनेटिक, ये बराबर होनी चाहिए। तो अब जैसे मैंने पहले कहा, इक्वेशन में चार अननाउन फैक्टर है, V1F V2F थीटा और फाई, जबकि इक्वेशंस कितनी है मेरे पास, तीन इक्वेशंस हैं। तो अब हम रिजल्ट कैसे ले सकते हैं, हमें कुछ क्या लगानी पड़ेंगी, रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आप क्या करोगे भाई, आपके पास हम कहते हैं पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर थीटा 1, यानी थीटा की वैल्यू आपको मालूम हो जाए, तो इसका मतलब एक वैल्यू और हो गई। तो इसका मतलब अब आपने एक थीटा एट अ पर्टिकुलर एंगल है, सर्टेन एंगल आपने थीटा खुद बताया। तो इस तरीके से हम रिस्ट्रिक्शंस लगा के अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जनाब आज आपने देखा कि हमने कोलिजन को स्टडी किया, हमने देखा कि टू बॉडी कोलिजन से क्या मुराद होती है, फिर हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन देखा, हमने देखा उसमें हेड ऑन कोलिजन होती है, फिर हमने समझा किसी भी कोलिजन को समझना हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया जाता है। और इलास्टिक और इन इलास्टिक का जो फर्क होता है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। अगर टक्कर खाने से पहले काइनेटिक और टक्कर खाने के बाद काइनेटिक सेम रहे तो आपके पास इलास्टिक, अगर वो सेम ना रहे तो इन इलास्टिक। फिर हमने वन डायमेंशन का केस देखा, हमने टक्कर खाने के बाद वाली वेलोसिटियां मालूम की, यानी V1 प्राइम की वैल्यू देखी, V2 प्राइम की वैल्यू देखी। फिर हमने इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन देखा, हमने देखा कि जनाब उसमें आपकी तीन इक्वेशनें हैं और चार अननोन फैक्टर्स हैं। तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जैसा भी सवाल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा जिसमें कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन दी होगी जिसकी जो हमें हेल्प करेगी इन इक्वेशंस को मजीद सॉल्व आउट करने के लिए। तो जनाब ये आज का लेक्चर था। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।